हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लेक्चर्स को एंजॉय कर रहे होंगे। देखिए, इससे पहले अपन ने जो लेक्चर डिस्कस किए थे उन सभी लेक्चर्स में हमने स्टेप बाय स्टेप जो बीएससी का सिलेबस था उसको कवर अप किया था। लेकिन आज का जो ये लेक्चर है ये पार्ट बीएससी के सिलेबस का ही है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन कि लॉरेंज रूपांतरण क्या होता है, लॉरेंज रूपांतरण के डेरिवेशंस क्या है, लॉरेंज रूपांतरण की आवश्यकता क्यों पड़ी हमें। जबकि हमारे पास गैलीलियो ट्रांसफॉर्मेशन था तो हमें फिर भी लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन की आवश्यकता क्यों हुई। तो देखिए, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ने से पहले, इस लेक्चर को आगे बढ़ाने से पहले हर तरह मैं आपसे बोलूंगा, अगर आप लेक्चर देखते हैं तो पूरा देखिए और सीरियल वाइज देखिए। तो देखिए, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम यह चेक करेंगे कि लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन की आवश्यकता क्यों हुई। जबकि हमारे पास गैलीलियो ट्रांसफॉर्मेशन था, जबकि हमारे पास गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, जबकि हमें लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन की आवश्यकता ही क्यों हुई, हमारे पास गैलीलियो ट्रांसफॉर्मेशन था। तो देखिए, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन की आवश्यकता इसलिए हुई क्योंकि गैलीलियो ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ यूज किया जाता है, जहां लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन का यूज नहीं किया जा सकता, और लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन वहां यूज किया जाता है जहां गैलीलियो का यूज हम नहीं कर सकते। तो गैलीलियो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कहाँ करते हैं, जब कोई भी मूविंग पार्टिकल, जब कोई भी मूविंग पार्टिकल, सिस्टम, बॉडी, XYZ जो भी है, अगर कोई कण गति कर रहा है, यदि वो प्रकाश के वेग से कम वेलोसिटी से गति कर रहा है, या हम यह कह सकते हैं यदि किसी कण का वेग एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र में प्रकाश के वेग की तुलना में नगण्य है। तो प्रकाश का वेग हम सब जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यदि किसी कण का वेग किसी जड़त्वीय निर्देश तंत्र में प्रकाश के वेग की तुलना में नगण्य माना जाए, तब हम वहां पर निर्देशांक रूपांतरण समीकरण को ज्ञात करने के लिए गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन यानी गैलीलियन रूपांतरण का यूज करते हैं। यदि कोई मूविंग पार्टिकल प्रकाश के वेग के इक्वल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यानी 3 × 10⁸ से लगभग, यानी इस पे अप्रोक्सीमेशन वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो हम लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हैं। तो अब देखिए, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में यह सबसे बड़ा डिफरेंस था। जहां पर प्रकाश के वेग की बात आती है, यानी जहां पर लाइट वेलोसिटी की बात आती है, वहां तो यूज करते हैं हम लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। और जहां पर एक जनरल, एक सिंपल वेलोसिटी, यानी कि जो हम डेली लाइफ की वेलोसिटी होती है, प्रकाश की वेग, प्रकाश का वेग एक बहुत बड़ा मान है, तो उस वेलोसिटी से मूव नहीं कर सकता कोई भी पार्टिकल। अगर मूव करता है तो उसके अंदर मास नहीं होना चाहिए, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था। तो जहां पर v < c हो, यदि कण का वेग, किसका वेग, कण का वेग प्रकाश के वेग से यदि पार्टिकल की वेलोसिटी लाइट वेलोसिटी से कम है, तो हम गैलीलियन रूपांतरण का यूज करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस निकालने के लिए। यदि पार्टिकल का वेग प्रकाश के वेग के इक्वल है या सिमिलरली अप्रोक्सीमेट है, तो अब हम लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हैं। तो देखिए, जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन होता है और लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कहां करते हैं, ये तो हमने पता कर लिया। ये केस आगे भी आएगा, इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसके अंदर हम जनरली सब चीजों को डेली लाइफ में 3D में मेजर किया जाता है, यानी 3 डायमेंशनल में, X, Y और Z। लेकिन यानी कि जब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में हम ओनली 3 कोऑर्डिनेट्स का यूज करते हैं, X कोऑर्डिनेट, Y कोऑर्डिनेट और Z कोऑर्डिनेट। लेकिन लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन में X, Y, Z तो करते ही हैं,
इसके साथ टाइम को भी बताया गया है। पता है इसके अंदर टाइम को मेजर क्यों किया गया है? यहाँ पर टाइम का मेजर इसलिए किया गया है, टाइम को मेजर इस कोऑर्डिनेट के अंदर इसलिए शामिल किया गया है, टाइम यानी चौथा आयाम बोलते हैं इसको, तो यानी चौथे आयाम समय को इसलिए यहाँ पे सम्मिलित किया गया है क्योंकि यह गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन न्यूटन के समय ज्ञात हुआ था, यानी एसटीआर के आने से पहले गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का ही यूज करते थे, यानी कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के आने से पहले गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का ही यूज करते थे। लेकिन जैसे ही 1905 में आइंस्टीन ने एसटीआर लॉन्च की, यानी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आपेक्षिकता का विशेष सिद्धांत लॉन्च किया, तो उसके बाद उन्होंने बताया कि समय भी सापेक्ष है। एक्स वाई जेड पोजिशन, उन्हें बताया कि स्थिति भी सापेक्ष होती है, किसी भी कण की स्थिति, वेग, त्वरण सब सापेक्ष होते हैं, यानी कोई कण निरपेक्ष होता ही नहीं है। बाद में बताया इतना सा चेंज करके अल्बर्ट आइंस्टीन ने कि समय भी सापेक्ष होता है। तब लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में एक चौथा आयाम इंक्लूड किया गया, समय यानी टाइम टी। तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को आगे समझने के लिए थोड़ा डायग्रामेटिक ढंग से समझते हैं। देखिए, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे पहले क्या करते हैं कि यह कोई निर्देश तंत्र है, यह निर्देश तंत्र है, निर्देश तंत्र S, और एक अन्य निर्देश तंत्र क्या है, S डैश, यानी इसको अगर यूं बनाए, इस तरीके से बनाए तो बढ़िया रहेगा। ये तो हो गई x डैश और यहां तक x, ये z डैश, ये z, ये y डैश, ये y, ये s डैश निर्देश तंत्र, ये इनका ओरिजिन पॉइंट o डैश, इसका ओरिजिन पॉइंट o। तो सबसे पहले लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को समझने के लिए हमने कंसिडर किया कि एक निर्देश तंत्र S है और एक निर्देश तंत्र S डैश है। प्रारंभ में कब? t बराबर 0 पर। अब यहां पर कोई घटना प्रेक्षित हो रही है, कोई भी घटना प्रेक्षित हो रही है, तो देखिए ये P पॉइंट पर कोई भी इंसिडेंट हो रहा है और यहां से P पॉइंट पर कोई भी इंसिडेंट हो रहा है, तो ये जो वेक्टर है ये हो गया OP वेक्टर, ये हो गया O डैश P वेक्टर, यानी यहां पर कोऑर्डिनेट हो गए x, y, z और t, और x डैश, y डैश, z डैश और t, इनके बीच में हमें रिलेशन प्राप्त करना है। तो अब देखिए, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में हम यूज करते थे एक्स वाई जेड, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में हम यूज करेंगे एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश और टी। यहां पर ये टी डैश आएगा क्योंकि अब टी क्या है, अब यहां पर ये टी क्या है देखिएगा, टी निकालते हैं सबसे पहले निर्देश तंत्र के मूल बिंदु, यानी कि निर्देश तंत्र के मूल बिंदु प्रारंभ में टी डैश बराबर क्या था, 0, यानी प्रारंभ में दोनों निर्देश तंत्र संपाती थे। अब संपाती क्या होते हैं ये हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। संपाती वे निर्देश तंत्र होते हैं जिनके मूल बिंदु एक ही पॉइंट पर होते हैं, लेकिन एस डैश क्या करता है कि एक v वेलोसिटी से, नियत वेग v से s के सापेक्ष प्लस x दिशा में, किसमें, प्लस x दिशा में, प्लस x दिशा में गति करना प्रारंभ कर देता है। तो देखिए प्रारंभ में संपाती थे, लेकिन कुछ समय पश्चात जो यहां पर आ गया तो तब इसकी पोजीशन हो गई o डैश p, p से o डैश से p की पोजीशन और o से p की पोजीशन OP। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, यानी कि S निर्देश तंत्र के, S निर्देश तंत्र के मूल बिंदु, S निर्देश तंत्र के मूल बिंदु O से P तक पहुंचने में, O से P तक पहुंचने में लगा समय। अब देखिए एक प्रेक्षक है
जो O से P तक जा रहा है, तो O से P तक पहुंचने में लगा समय कैलकुलेट करेंगे। तो चाल बराबर दूरी बटा समय से OP अपॉन चाल बराबर दूरी बटे समय, OP अपॉन V वेग से जा रहा है प्रेक्षक। तो चाल बराबर दूरी बटे समय से OP अपॉन C, लाइट वेलोसिटी की बात हो रही है। मान लीजिए प्रकाश के वेग से जा रहा है ये कण, सॉरी V की जगह C आएगा। तो यहाँ पे C क्यों आया? यहाँ पर हम बात करें प्रकाश के वेग की, तो प्रकाश के वेग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर C आएगा। अब ये T क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं और T डैश क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? तो प्रारंभ में दोनों निर्देश तंत्र क्या थे? समपाती। समपाती का मतलब ये होता है O और O डैश का ओरिजिन पॉइंट एक ही था, दोनों एक ही स्थिति पर थे, T डैश बराबर 0। तो बाद में क्या होता है कि अचानक एक दीप्ति उत्पन्न करते हैं, एक फ्लैश उत्पन्न होती है। कहां पर? O पर। O पर एक फ्लैश उत्पन्न होती है, तो उस फ्लैश में एक तरंगाग्र बनता है, वेव फ्रंट बनता है। ये वेव फ्रंट बन गया, तो यानी कि ये X, ये Y, ये Z। तो ये यहां पर ये वेव फ्रंट का कोई पॉइंट मान लिया P। तो प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, तो ये वेव फ्रंट है। वेव फ्रंट किस वेलोसिटी से जाएगा? प्रकाश की चाल से ही तो जाएगा। तो इसलिए यहां पर ये C यूज किया है। ये जो पॉइंट P है, तरंगाग्र के किसी बिंदु पर पहुंचने में लगा समय है, क्या है? T। किसमें? निर्देश तंत्र S में। तो ठीक इसी प्रकार निर्देश तंत्र S डैश में निकालेंगे हम। तो ठीक इसी प्रकार निर्देश तंत्र S डैश में P तक पहुंचने में, निर्देश तंत्र S डैश में P तक पहुंचने में लगा समय, P तक पहुंचने में लगा समय। तो T डैश बराबर O डैश P अपॉन C। क्या हुआ? T डैश बराबर O डैश P अपॉन C, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो अब देखो अब क्या होता है। हम सब जानते हैं स्थिति, किसकी स्थिति? कण की स्थिति। कण की, अब कण की स्थिति पता करो भाई। कण की स्थिति S व S डैश निर्देश तंत्र में एक साथ लिख लेते हैं। अब S व S डैश निर्देश तंत्र में कण की स्थिति पता करते हैं। तो S निर्देश तंत्र में कण की स्थिति क्या होगी? OP पता करना है। यहाँ पर OP वेक्टर है, ये OP वेक्टर है। तो OP वेक्टर क्या होता है? OP वेक्टर होगा XI कैप प्लस YJ कैप और ZK कैप। किसमें है? ये S निर्देश तंत्र में कण की पोजीशन है, जबकि S डैश निर्देश तंत्र में कण की पोजीशन होगी O डैश P वेक्टर बराबर X डैश I कैप, Y डैश J कैप और Z डैश K कैप। तो इक्वेशन नंबर दोनों को दे दिया 3। तो कण की पोजीशन किसके अंदर हो गई? X डैश निर्देश तंत्र के अंदर। तो यहां से अब हम आगे पढ़ेंगे, तो यहां से OP की वैल्यू निकालेंगे। OP की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर, और O डैश P की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट X स्क्वायर का डैश Y डैश का स्क्वायर प्लस Z डैश का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर यहाँ से 4। क्योंकि हम सब जानते हैं R बराबर अंडर रूट X स्क्वायर Y स्क्वायर और Z स्क्वायर होता है, तो ये R ही तो है, ये R डैश है। तो अब यहाँ से OP और O डैश की वैल्यू देखिए। अब OP की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखने पर OP का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 में रखो भाई। समीकरण 1 में उपमान रखो, T बराबर X स्क्वायर Y स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर की पावर 1/2 अपॉन C, 1/2 अपॉन C। तो यहाँ से देखो X स्क्वायर Y स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर माइनस इसका भी स्क्वायर कर दो, तो इसका जो रूट है ये हट जाएगा बराबर 0। समीकरण नंबर 5 दे दो। इसी प्रकार क्या हुआ? इसी प्रकार
एस डैश तंत्र के लिए, तो ठीक इसी प्रकार हम एस डैश तंत्र के लिए निकालेंगे तो वो हो जाएगा एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर प्लस जेड डैश का स्क्वायर माइनस टी डैश का स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर 0, समीकरण नंबर 6। अब देखिए यहां तक का जो काम था वो बहुत ही सिंपल था। अब आगे हम क्या डिस्कस करते हैं। हमें पता है कि S एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र है और S डैश भी एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र है, तो S के सापेक्ष S डैश v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो ये जो S का मान है यानी S के जड़त्वीय निर्देश तंत्र है, तो S के अंदर जो कण के इंफॉर्मेशन होती है, S के अंदर जो कण की इंफॉर्मेशन है वो ही S डैश के अंदर होनी चाहिए। इसका मतलब दोनों निश्चित होनी चाहिए, ये एक दूसरे के बराबर आनी चाहिए, कांस्टेंट यानी निश्चित अचर होनी चाहिए। तो देखिए इसको आगे हल करते हैं। तो अब इसको आगे हल करेंगे तो अब यहाँ पर हमें थोड़ी सी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का हेल्प लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमें गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से क्या होता है देखिएगा। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन हम जानते हैं, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से हम जानते हैं कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में स्थिति रूपांतरण समीकरण क्या होता है। x डैश बराबर x माइनस वी टी, वाई डैश बराबर y माइनस वी टी, जेड डैश बराबर z माइनस वी टी। तो देखिए x डैश बराबर x माइनस वी टी, वाई डैश बराबर y, जेड डैश बराबर z और t डैश बराबर t। गैलीलियन रूपांतरण समीकरण से देखिए अब यहां पर y डैश बराबर y, z डैश बराबर z और t डैश बराबर t क्यों आया। इसका एक रीजन है, क्योंकि s डैश निर्देश तंत्र s के सापेक्ष v वेग से गति कर रहा है लेकिन प्लस x दिशा में गति कर रहा है। तो उस स्थिति में y और z पैरेलल रहेंगे, y और z एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे, तो y डैश के इक्वल होगा, z और z डैश के इक्वल होगा ही, और t डैश बराबर t तो संपाती होगा तब होगा ही। तो देखिए तो इनका यूज करने पर अब यहां से क्या होते हैं, इनको समीकरण नंबर दे दो 7। अब देखिए समीकरण 7 को x डैश y डैश और z डैश की वैल्यू है अपने पास और t डैश की वैल्यू है, तो समीकरण 7 को समीकरण 6 में रख दो तभी तो इसकी इक्वल आएगी। तो इसके इक्वल लेकर आनी है हमें। समीकरण 7 को समीकरण 6 के यानी समीकरण 7 को समीकरण 6 में रखने पर तो देखिए यहां तक क्या होता है, यहां तक की इंफॉर्मेशन है उसको आप एक ब्रीफ नोट में समझिए क्योंकि अभी मिटाने वाले हैं, डेरिवेशन काफी लंबा है ये। तो देखिए एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और एक दूसरा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक s और एक s डैश। तो s डैश है वो s के सापेक्ष v वेग से मूव कर रहा है, किसमें, प्लस x डायरेक्शन में। तो इस पोजीशन में y डैश के इक्वल होगा, z डैश के इक्वल होगा, तो x डैश होगा उसके प्लस x दिशा में मूव कर रहा है तो चेंज उसमें होगा, y और z में कोई चेंज नहीं होगा। तो देखिए हम क्या होता है, सबसे पहले एक निर्देश तंत्र लेते हैं दो। निर्देश तंत्र दोनों सबसे पहले क्या होते हैं, संपाती। o डैश दोनों क्या होता है, इक्वल, किस पे, t बराबर t डैश पर, यानी जब समय 0 होता है तो दोनों संपाती होते हैं। जैसे ही समय बढ़ता है तो दोनों मूव करना प्रारंभ करते हैं। क्या करते हैं, मूव करना प्रारंभ करते हैं। तब हम एक अचानक एक फ्लैश उत्पन्न करते हैं, कहां पर, O के ओरिजिन पॉइंट पर। इसका मतलब दोनों संपाती है तो वो O डैश के ओरिजिन पॉइंट पर भी जनरेट होगी। तो तब एक तरंगाग्र बनता है वेव फ्रंट। तो उस वेव फ्रंट के किसी पॉइंट P पर पहुंचने, प्रेक्षक द्वारा पहुंचने में लगा समय कैलकुलेट करते हैं। इस समय को कैलकुलेट करते हैं तब हमें स्थिति की आवश्यकता होती है। स्थिति कैलकुलेट करते हैं x i कैप, y j कैप, z k कैप। इसी प्रकार s डैश के लिए x डैश i कैप, y डैश j कैप, z डैश k कैप। तो इसको आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर मैं x डैश, y डैश और z डैश में हम जानते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से जब दोनों जड़त्व निर्देश तंत्र एक दूसरे के सापेक्ष गति करते हैं तो x डैश बराबर x माइनस वी टी, y डैश बराबर y माइनस वी टी, z डैश बराबर z माइनस वी टी। तो यहाँ पर y डैश बराबर y है, z डैश बराबर z है, तो हमें चेंज किसमें का आएगा, x में, तो x डैश का यूज करेंगे। तो यहाँ पर गैलीलियन समीकरण 7 से मान समीकरण 6 में रखने पर, अब देखिए इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं।
समीकरण 7 से मान समीकरण 6 में रखने पर। तो इस स्थिति में क्या होता है, देखिए बहुत बेहतरीन टॉपिक है। बेहतरीन टॉपिक का मतलब क्या है, बेहतरीन से मतलब क्या होता है, बेहतरीन से मतलब होता है इसको पढ़ने में बड़ा इंटरेस्ट आएगा। जैसा आप सब लोगों को पता है कि मैं ऐसा कोई लेक्चर लेके आता हूं, आपकी लेक्चर सीरीज चल रही है आपके कोर्स की, तो इस लेक्चर की आपको पीडीएफ भी मिलेगी। देखिए आप पढ़ते हो, लेक्चर को देखते हो, तो एक बार उस पीडीएफ को भी देखा करो। उस पीडीएफ फाइल के अंदर आप ढंग से पढ़ोगे, उसको एक बार रफली सॉल्व करके देखोगे, तो आपको इस लेक्चर का पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। और मुझे लगता है कि इस लेक्चर को और नोट्स को पढ़ने के बाद आप जिंदगी में कभी भी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को भूल नहीं पाओगे। तो देखिए आगे पढ़ते हैं हम। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, अब हम गैलीलियो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हैं। तो गैलीलियो ट्रांसफॉर्मेशन समीकरण 7 से समीकरण 6 में मान रखने पर, तो यहां पर देखिए समीकरण 7 से मान समीकरण 6 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 6 में क्या होता है, सबसे पहले क्या है x डैश, तो x डैश की जगह लिख दो x माइनस वी टी का स्क्वायर, y डैश की जगह y स्क्वायर प्लस z डैश की जगह z स्क्वायर माइनस t डैश की जगह t c स्क्वायर बराबर t स्क्वायर c स्क्वायर बराबर 0। अब इसको ओपन करेंगे तो यहां से x स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2x वी टी प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x वी टी प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर इक्वेशन नंबर 5 है। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 5 है। इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 में सब सिमिलर है, सब सिमिलर है, केवल क्या छोड़कर, ये वाली टर्म छोड़कर। तो ये वाली टर्म छोड़कर अगर हम जानते हैं कि अगर ये दोनों यहाँ पर इक्वल हो जाते हैं तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन आगे सॉल्व ही नहीं करना पड़ता। तो समीकरण 5 में इसको दे दो समीकरण नंबर 8। समीकरण 5 में और समीकरण 8 में क्या करते हैं, तुलना। क्या करते हैं, तुलना। समीकरण 5 में y डैश बराबर तो y निकल के आता है, z डैश बराबर z भी निकल के आता है, लेकिन x डैश बराबर यहां से 2x vt प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर, ये जो टर्म है यहाँ पर x डैश बराबर x निकल के आता, लेकिन ये जो टर्म है ये एक्स्ट्रा आ रही है और यही टर्म मिस्टेक कर रही है। ये टर्म एक्स्ट्रा नहीं आनी चाहिए और यह टर्म स्पष्ट कर रही है कि x और t, यानी कि हमें x और t ये जो टर्म है एक्स्ट्रा आ रही है और ये टर्म हमें ये बताती है x और t के हमें कुछ ऐसे रूपांतरण लेने चाहिए। किसके, केवल किसके, ओनली x के और t के ऐसे रूपांतरण समीकरण लेने चाहिए जिससे ये वाली प्रॉब्लम फिक्स हो जाए, ये टर्म क्या हो जाए, हट जाए। तो इसको आगे सॉल्व करते हुए, तो इस वाली कंडीशन को आगे सॉल्व करते हुए देखा गया 3 रैखिक रूपांतरण समीकरणों को माना। बेसिकली तुलना करने पर ये वाली टर्म एक्स्ट्रा आई। कौन सी, ये वाली टर्म क्या आई, एक्स्ट्रा। तो आगे क्या हुआ, फिर क्या हुआ, माना रैखिक रूपांतरण समीकरण। फिर रैखिक रूपांतरण समीकरण माने 3 रैखिक रूपांतरण समीकरण माने, हालांकि y डैश बराबर y तो था ही, z डैश बराबर z भी था। फिर 2 रैखिक रूपांतरण समीकरण अलग से माने गए। क्यों, क्योंकि x के और t के अंदर, x के और t की टर्म में ही तो, x और t की टर्म में एक्स्ट्रा टर्म आ रही थी,
इनके मान के रूप में, तो हमें x और t के लिए कुछ ऐसे रूपांतरण समीकरण, ऐसे रेखिक समीकरण मानने पड़े जैसे ये प्रॉब्लम फिक्स हो गई। तो x के लिए देखिए क्या माना, x बराबर अल्फा x प्लस बीटा t, और y डैश बराबर तो y था, z डैश बराबर z था, और ठीक इसी प्रकार t बराबर गामा x प्लस डेल्टा t, t बराबर गामा x प्लस डेल्टा t, ये 3 समीकरण ऐसे माने गए। तो इन समीकरणों को मानने के बाद क्या हुआ, इनको आगे सॉल्व किया गया। तो यहां पर क्या हुआ, इनको दिया समीकरण नंबर, नाम देते हैं हम इन समीकरणों को दे दिया समीकरण नंबर 9, y डैश बराबर y, समीकरण नंबर 10, z डैश बराबर z माना, समीकरण नंबर 11, t डैश बराबर गामा x प्लस डेल्टा t, समीकरण नंबर 12। अब ये जो समीकरण है इनके अंदर क्या हुआ, इनके अंदर हमने x डैश y डैश z डैश, x बराबर x डैश बराबर अल्फा x प्लस बीटा t, x डैश बराबर अल्फा x प्लस बीटा t, y डैश बराबर y और z डैश बराबर z, और t डैश बराबर गामा x प्लस डेल्टा t माने। तो इनको मानने के बाद अब देखिए, मार्कर की इंक खत्म हो गई। अब क्या करते हैं हम, x डैश बराबर माना, x डैश बराबर माना, y डैश बराबर माना, z डैश बराबर माना, और यहां से हम जानते हैं x डैश बराबर x माइनस वी टी, y डैश बराबर y और z डैश बराबर z हुआ। तो अब यहां से हमें क्या पता लगता है, 3 चीजें निकल के आती है, एक होती है अल्फा, एक बीटा, एक गामा और एक डेल्टा। ये सब क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट। अल्फा बीटा गामा सब क्या है, नियतांक है। तो इस स्थिति में अब हम देख क्या करेंगे, गैलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करेंगे। गैलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन में x डैश बराबर x माइनस वी टी, अब देखिए अब क्या करते हैं, निर्देश तंत्र S है, यानी कि निर्देश तंत्र S है, S के सापेक्ष S डैश v वेग से गति कर रहा है, यानी कि निर्देश तंत्र S डैश के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, S डैश के सापेक्ष O का वेग। देखिए आप स्थिर खड़े हो, आप क्या खड़े हो, स्थिर खड़े हो, और आपके सापेक्ष कोई भी व्यक्ति v वेग से गति कर रहा है, तो उसके सापेक्ष आप भी v वेग से गति करोगे। तो S डैश के सापेक्ष O का वेग क्या हो गया, v। तो इस डायरेक्शन में x डैश बराबर क्या हो जाएगा, 0। x बराबर 0, तो dx ओवर dt बराबर v हो जाएगा, dx बराबर dt। ठीक इसी प्रकार dx डैश ओवर dt बराबर माइनस v कैलकुलेट किया जाएगा। तो dx डैश ओवर dt क्या है, dx डैश ओवर dt ये है s के सापेक्ष, ये s के सापेक्ष o डैश का वेग, s के सापेक्ष o डैश का वेग dx डैश x डैश dt माइनस v। तो देखिए इस कंडीशन में क्या होता है,
इस कंडीशन में देखिए, ये जो कंडीशन है इनको क्यों लिखा है हमने, क्योंकि इन कंडीशंस का यूज यहां किया जाएगा। मानिए आप स्थिर खड़े हो, एक निर्देश तंत्र स्थिर खड़ा है, उसके सापेक्ष एक दूसरा निर्देश तंत्र v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इसको ऐसे समझिएगा कि आप स्थिर खड़े हो एक बस स्टैंड पर। एक बहुत ही बेहतरीन डेली लाइफ का एग्जांपल है, आप एक बस स्टैंड पर खड़े हो, तो ठीक उसी बस स्टैंड पर एक व्यक्ति बस के अंदर बैठा है और बस आपके आगे से गुजरती है। तो उस कंडीशन में उसकी वेलोसिटी v है। अगर वो व्यक्ति आपकी तरफ देखता है तो उसके सापेक्ष आप भी v वेग से बैकवर्ड मूव करते हुए दिखोगे। तो इसलिए s का s डैश के सापेक्ष, या यूं भी कह सकते हो s डैश का o के सापेक्ष, या s का o डैश के सापेक्ष, s डैश के सापेक्ष o का वेग, तो यानी s डैश के सापेक्ष s का वेग। अगर एक को v मानेंगे तो एक माइनस v ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हो रही है, एक जा रहा है एक रुक रहा है। तो मेरे रेस्पेक्ट में मैं यहाँ खड़ा हूं और एक दूसरा ऑब्जेक्ट मेरे से v वेलोसिटी से मूव करता है, तो उसके रेस्पेक्ट में मेरी वेलोसिटी माइनस v होगी और उसकी वेलोसिटी मेरे रेस्पेक्ट में प्लस v होगी। तो यही कंडीशन है यहाँ पे dx बराबर v और dx डैश बराबर माइनस v। तो इसको यहाँ पर यूज करते हैं dx डैश और dt। तो यहाँ से हमें पता लगता है x डैश बराबर क्या हो गया, v। तो इस x डैश बराबर v को समीकरण 9 में इसकी कंडीशन को यूज करते हैं, तो यहाँ से अल्फा x प्लस बीटा टी बराबर 0, अल्फा x प्लस बीटा टी बराबर 0। तो इसका अवकलन करो यहाँ पर, dx ओवर dt बराबर माइनस का बीटा अपॉन अल्फा, बीटा अपॉन अल्फा। जैसा हम पहले ही पढ़ चुके हैं dx और dt क्या होता है, b, तो माइनस का बीटा अपॉन अल्फा बराबर v, माइनस का बीटा अपॉन अल्फा बराबर v। तो यहाँ से बीटा बराबर माइनस का अल्फा v, किसकी वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास, बीटा की। किसकी वैल्यू निकल के आ गई यहाँ से, बीटा की। तो ठीक इसी प्रकार क्या करेंगे हम, तो ठीक इसी प्रकार ओ डैश का, किसका, ओ का यहां पे यूज किया है हमने ये वाली कंडीशन, कौन सी, dx डैश dt डैश dt डैश, ये वाली कंडीशन यूज की है हमने यहाँ पे, सॉरी x बराबर अल्फा x प्लस बीटा टी, x डैश 0 हो गया तो ये वाली कंडीशन ही यहाँ पे डैश नहीं डैश सिंपल आएगा। तो ठीक इसी प्रकार हम क्या करते हैं, हमारे पास एक वेलोसिटी एक आती है x बराबर 0 और एक x डैश बराबर 0। तो देखिए क्या होता है, t डैश बराबर गामा x प्लस डेल्टा t। ये जो इक्वेशन है t डैश बराबर गामा x प्लस डेल्टा t, तो t डैश बराबर गामा x प्लस डेल्टा t, तो x डैश बराबर यहाँ से t डैश बराबर t है, t डैश बराबर t है, तो x डैश बराबर बीटा t। इक्वेशन नंबर 13। तो अल्फा x प्लस बीटा टी बराबर 0, सॉरी 0 थी ये, इक्वेशन 13 ये रही। तो dx ओवर dt, तो dx ओवर dt बराबर माइनस का बीटा अपॉन अल्फा इज इक्वल टू v, तो माइनस का बीटा अपॉन अल्फा इज इक्वल टू v, तो बीटा बराबर माइनस का अल्फा v, इक्वेशन नंबर 13। तो यहां से क्या हुआ, बीटा की वैल्यू आ गई, तो यहां से हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, बीटा की। अब हम आगे इस इक्वेशन को यूज करके गामा और डेल्टा की वैल्यू भी निकालेंगे। किसकी निकालेंगे, गामा और डेल्टा की वैल्यू भी निकालेंगे। तो गामा और डेल्टा की वैल्यू निकालने के लिए हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के जो हमने पहले रैखिक रूपांतरण समीकरण यूज किए थे उनका यूज करेंगे। तो रैखिक रूपांतरण समीकरण का यूज करेंगे, वेट। तो देखिएगा, अब हम जानते हैं कि निर्देश तंत्र, निर्देश तंत्र, कौन सा निर्देश तंत्र, ओ किसके सापेक्ष, एस डैश के सापेक्ष माइनस v वेलोसिटी से मूव
कर रहा है, क्योंकि एस डैश आगे जा रहा है, वो स्थिर खड़ा है, तो वो ऑटोमेटिकली माइनस वी हमें प्रतीत होगी। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, इस इक्वेशन का यूज करते हैं। ये हमारे पास बीटा की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, बीटा की। तो यहाँ से बीटा बराबर माइनस के अल्फा वी, इसको दे दो समीकरण नंबर 13। तो देखिए अब क्या करते हैं, अब हमारे पास क्या है टी डैश, तो टी डैश बराबर गामा एक्स प्लस बीटा डेल्टा टी, सॉरी गामा एक्स प्लस डेल्टा टी। तो ये गामा एक्स प्लस डेल्टा टी है, इसमें क्या होगा, अब इस स्थिति में क्या होगा, x बराबर 0 हो जाएगा। एस डैश के सापेक्ष ओ का वेग, एस डैश के सापेक्ष ओ का वेग, इस स्थिति में यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे, क्या रखेंगे, x की वैल्यू रखेंगे। तो टी डैश बराबर 0 गामा 0 प्लस डेल्टा टी, तो क्या होगा, टी डैश बराबर क्या प्राप्त हुआ हमें, डेल्टा टी। तो ठीक इसी प्रकार क्या करेंगे, तो ठीक इसी प्रकार हमारे पास एक इक्वेशन थी, इसको दे दे इक्वेशन नंबर 14। तो ठीक इसी प्रकार यहां पर x डैश बराबर x डैश बराबर अल्फा एक्स प्लस बीटा टी। इस इक्वेशन के अंदर देखिए x डैश बराबर अल्फा एक्स प्लस बीटा टी, इसके अंदर भी x बराबर 0 रखेंगे, तो x बराबर हमें क्या हो जाएगा, बीटा टी मिल जाएगा। किसके बराबर, x डैश बराबर हमें क्या मिल जाएगा, बीटा टी। तो यहां से देखिए x डैश बराबर बीटा, अब बीटा की वैल्यू रखो यहां पर, बीटा की वैल्यू क्या थी, माइनस के अल्फा वी, बीटा की वैल्यू रखी माइनस का अल्फा वी अपॉन एक्स डैश के अंदर, सॉरी टी डैश के अंदर रखते हैं, वो बिल्कुल सही, एक्स डैश बराबर बीटा टी। ओके, इक्वेशन नंबर 15, इक्वेशन नंबर 15। तो यहां से dx और dt माइनस का अल्फा अपॉन डेल्टा, अल्फा अपॉन डेल्टा जनरेट होता है यहां से x डैश बराबर बीटा टी। यहां पर हमारे पास क्या क्या वैल्यू आ गई, बीटा की वैल्यू आ गई और टी डैश बराबर डेल्टा टी आ गया, x डैश बराबर बीटा टी आ गया। हमें वैल्यू निकालनी कौन कौन सी है, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। तो इस कंडीशन में अल्फा की वैल्यू निकालेंगे अब हम। तो अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, x डैश बराबर बीटा टी, इक्वेशन नंबर 7, x डैश बराबर बीटा टी अपॉन डेल्टा, x डैश बराबर बीटा टी, टी डैश बराबर डेल्टा। तो x डैश की वैल्यू यहां रखते हैं, माइनस का बीटा अपॉन अल्फा। तो देखिए अब क्या होता है, x डैश बराबर बीटा अपॉन टी, बीटा टी। तो यहां से t की वैल्यू निकालते हैं, हाँ t की वैल्यू यहां से निकल के आएगी टी डैश अपॉन डेल्टा। तो यहां पर हो जाएगी टी डैश अपॉन डेल्टा। तो यहां से x डैश बराबर बीटा अपॉन डेल्टा टी डैश, एक्स डैश बराबर बीटा अपॉन डेल्टा टी। बिल्कुल टी डैश। तो यहां से बीटा की वैल्यू रखो, तो यहां से एक्स डैश बराबर माइनस के अल्फा वी अपॉन डेल्टा टी, अल्फा वी अपॉन डेल्टा टी डैश, टी डैश टी डैश। चूंकि हम जानते हैं कि टी बराबर टी डैश अपॉन डेल्टा, ये चीज निकल के आती है यहाँ पर। ये देखिए बहुत कंफ्यूजेबल चीज है, एक्स डैश बराबर बीटा टी, एक्स बराबर 0 रखा यहाँ से, तो ये निकल के आ गया टी डैश बराबर डेल्टा टी। तो एक्स डैश बराबर बीटा टी, एक्स डैश बराबर बीटा टी डैश अपॉन डेल्टा, तो टी डैश बराबर टी डैश अपॉन डेल्टा से ये निकल कर आया है। तो देखिए इसको आगे सॉल्व करते हैं अब हम थोड़ा। और चूंकि अब इससे आगे देखिए dx ओवर dt बराबर क्या होता है v,
और डी एक्स डैश ओवर डी टी बराबर माइनस वी। ये उस कंसेप्ट से आया कि अगर कोई आप यहाँ पर खड़े हो, आपके सामने से एक बस गुजरती है वी वेग से, तो उसके लिए आप माइनस वी वेग से गति करोगे, अगर वो आपके लिए प्लस वी वेग से मूव कर रही है तो डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू वी, तो डी एक्स डैश अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस वी। तो देखिए माइनस के एल्फा वी अपॉन डेल्टा इज इक्वल टू वी। तो अब डी एक्स डैश ओवर डी टी डैश बराबर माइनस वी, ये तो हमें पता है ही ऑलरेडी। तो यहां से एल्फा वी इज इक्वल टू डेल्टा वी। एल्फा वी माइनस आएगा यहां पे, ये जो इक्वेशन है देखिए, ये वाली इक्वेशन बीटा अल्फा की टर्म में था, तो इस बीटा की जगह अल्फा की वैल्यू रख दो पहले। तो एक्स डैश बराबर माइनस का अल्फा वी अपॉन डेल्टा टी डैश। अब देखिए डी एक्स डैश ओवर डी टी डैश, डी एक्स डैश ओवर डी टी डैश बराबर माइनस का वी, क्योंकि ये कांस्टेंट है, बराबर माइनस के v। हम जानते थे यहां से देखिए माइनस के अल्फा v अपॉन डेल्टा बराबर माइनस का v, क्योंकि ये वैल्यू यहां पर आ गई। तो x डैश डी एक्स डैश और डी टी माइनस वी, इसको इसके आगे रख सकते हैं हम। तो यहां से माइनस के अल्फा v बराबर माइनस का v डेल्टा, तो यहां से अल्फा बराबर डेल्टा क्या आ गया, अल्फा बराबर डेल्टा। अल्फा बराबर डेल्टा निकल के आ गया इक्वेशन नंबर 17। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, बीटा की वैल्यू आ गई किसकी टर्म में, अल्फा की टर्म में, और डेल्टा की वैल्यू आ गई अल्फा की टर्म में, और अल्फा तो ऑलरेडी अल्फा है ही। तो इन वैल्यू को अब रख दो इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 1 या 5 ली थी हमने, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश वाली, उसके अंदर रखो। तो उसके अंदर रखने के लिए इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा, तो मिटाते हैं इस लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की थोड़ी सी टर्म को। उससे पहले देखिए, इसको मिटाने से पहले एक्स डैश बराबर बीटा टी। अब देखिए हमें यहां से जीरो रखा, जीरो रखने पे टी डैश की वैल्यू आ गई, टी डैश की वैल्यू आ गई, यहां से टी की वैल्यू निकाल ली, इसको पक्षांतरण करके ये टी डैश है, तो टी की वैल्यू निकाल ली। तो यहां से एक्स डैश बराबर अल्फा एक्स क्या है, अल्फा एक्स प्लस बीटा टी, अल्फा एक्स प्लस बीटा टी। तो अल्फा एक्स, तो यहाँ पर एक्स बराबर 0 रखा, तो एक्स डैश बराबर बीटा टी। बीटा की वैल्यू हमें पता है माइनस अल्फा वी, तो यहाँ पर रखी, तो एक्स डैश बराबर बीटा अपॉन डेल्टा। डेल्टा कहाँ से आया, यहाँ से, टी डैश की यहाँ पे टी की वैल्यू रखी, तो बीटा टी। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू रखी, बीटा बराबर माइनस का अल्फा वी अपॉन डेल्टा टी डैश। हम जानते हैं कि डी एक्स डैश और डी टी बराबर क्या होता है, माइनस के बी। तो डी एक्स डैश और डी टी किया, तो वहां से हमें माइनस के अल्फा बी अपॉन डेल्टा बराबर माइनस बी प्राप्त हुआ। तो माइनस का अल्फा बी बराबर माइनस का डेल्टा वी, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, वी से वी कैंसिल आउट, अल्फा बराबर वी। अब देखिए अब क्या होता है, अब इस इक्वेशन को आगे बढ़ाते हुए हम अब देखिए अब क्या करते हैं। हमारे पास एक समीकरण आई थी, एक्स डैश बराबर अल्फा एक्स प्लस बीटा टी। तो यहां से एक्स डैश की वैल्यू निकालते हैं। तो एक्स डैश बराबर अल्फा की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, अल्फा बराबर डेल्टा, समीकरण एक इक्वेशन आई थी हमारे पास इससे पहले, एक्स डैश का स्क्वायर वाई डैश का स्क्वायर जेड डैश का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर
टी डैश स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर 0। टी डैश स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर 0। तो ये इक्वेशन थी। इसके अंदर एक्स डैश की वैल्यू अब हम लिखते हैं। बिल्कुल, तो यहां पर ये एक्स डैश है। अब यहां पर एक्स डैश की जगह हमने रखा एक्स बराबर क्या लिया था मैंने, एक्स माइनस वी टी, और वाई बराबर वाई डैश, जेड बराबर जेड डैश। तो इस पोजीशन में देखिए क्या हुआ, एल्फा स्क्वायर यहां पर लिया हमने एक्स माइनस वी टी का स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड माइनस टी डैश। टी डैश की जगह क्या हुआ, टी डैश की जगह लिया था यहां पर सी स्क्वायर एज इट इज गामा एक्स प्लस डेल्टा टी बराबर 0, यानी ये भी स्क्वायर एल्फा एक्स प्लस बीटा टी। तो एल पर क्या होगा, एल्फा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो इसको भी आगे हल करते हैं, गामा एक्स टी स्क्वायर ए स्क्वायर गामा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2 गामा एक्स डेल्टा टी बराबर 0। गामा एक्स प्लस डेल्टा टी बराबर 0। इस इक्वेशन को आगे सॉल्यूशन करने पर अब देखिए, अब 5 मिनट रुकिए। अब देखिए होता क्या है, ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास इक्वेशन कहां से आई, हमने पढ़ा है एक्स डैश बराबर एल्फा एक्स प्लस बीटा टी। तो बीटा बराबर हमने पढ़ा है माइनस एल्फा वी। तो एक्स डैश बराबर एल्फा एक्स प्लस माइनस के एल्फा वी टी। तो एक्स डैश बराबर एल्फा एक्स माइनस एल्फा वी टी। तो एक्स डैश बराबर एल्फा एक्स माइनस वी टी, एक्स डैश बराबर एल्फा एक्स माइनस वी टी। ये जो इक्वेशन आ रही है यहाँ से यहाँ पे, इसके अंदर एक्स डैश की वैल्यू रखी है वो यहाँ से रखी गई है, इसके अंदर एक्स डैश की वैल्यू यहाँ से रखी गई है। तो अब देखिएगा, इसको करते हैं अब हम सॉल्व। यहाँ पर एल्फा एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2x वी टी प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ से देखिए एल्फा एक्स स्क्वायर प्लस एल्फा वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2 एल्फा वी एक्स टी प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 गामा एक्स डेल्टा टी सी स्क्वायर बराबर 0। तो अब देखिए इसके अंदर एक्स स्क्वायर की टर्म ये रही, एक एक्स स्क्वायर की टर्म ये रही। तो देखिए कॉमन लेते हैं, दोनों को एक जगह करते हैं। एल्फा माइनस के गामा स्क्वायर सी स्क्वायर गामा स्क्वायर सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का एल्फा गामा स्क्वायर सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ये वाली टर्म और ये वाली टर्म फ्री। अब इसके बाद देखिए प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दोनों इक्वल, ये वाली और ये वाली टर्म भी फ्री। अब कौन सी बची टर्म, बची कौन सी, माइनस 2x अब इसके अंदर कॉमन लेते हैं एक टर्म, एक मिनट।
देखिए अल्फा स्क्वायर सी स्क्वायर, वेट मार्कर इज, देखिए एल्फा एक्स माइनस वी टी, यहां से कॉमन लेंगे, एल्फा एक्स माइनस वी टी बराबर 0, इस वाली इक्वेशन से। तो इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करने पर देखिए क्या होता है। जैसे ही इक्वेशन को हम आगे सॉल्व करते हैं तो एल्फा स्क्वायर, तो एल्फा स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर गामा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो एल्फा स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर गामा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस के 2 एल्फा स्क्वायर वी माइनस 2c स्क्वायर 2c गामा अल्फा एक्स टी प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर माइनस के अल्फा स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बराबर 0। इक्वेशन नंबर आई थिंक 18। अब देखिए हमारे पास क्या आया था, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और ये टी स्क्वायर की टर्म। तो अब हमें कंपेयर करते हैं समीकरण 18 को समीकरण 1 से तुलना करने पर, 1 से तुलना करने पर, तो 1 से तुलना करो, समीकरण 1 क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर 0। तो ये थी समीकरण 1। अब यहाँ पे तुलना करो तो एक्स स्क्वायर एल्फा स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर गामा स्क्वायर बराबर 0 और टी स्क्वायर, दूसरी टर्म क्या थी, टी स्क्वायर माइनस के एल्फा स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एल्फा स्क्वायर बराबर 0 बराबर 0। तो देखिए हमारा काम इसी इक्वेशन से हो जाएगा। तो हमें यहाँ से कंपेयर करने पर एक्स और टी की टर्मों को कंपेयर किया, वाई स्क्वायर की कोई टर्म है नहीं इसके अंदर, वाई स्क्वायर बराबर वाई आ जाएगा, वाई डैश जो भी है। तो देखिए यहाँ से कंपेयर करते हैं, एल्फा स्क्वायर को कॉमन लिया, तो एल्फा स्क्वायर को कॉमन लिया तो वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 0, वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 0। एक मिनट इसको सॉल्व करते हैं हम। एल्फा स्क्वायर को कंपेयर करने पे इसकी एक टर्म और आएगी, और वो जो एक टर्म आएगी एक मिनट, ये वाली, इसको भी कैलकुलेट करने पर पड़ेगा, माइनस के 2 अल्फा स्क्वायर वी माइनस 2 सी स्क्वायर अल्फा गामा बराबर 0, गामा बराबर 0। तो माइनस के अल्फा स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर 1। देखिए 1 आएगा यहाँ पे,
ना कि 0, क्योंकि x की उधर एक कंपोनेंट है, x का एक है और t स्क्वायर, तो t स्क्वायर का वहाँ पर होगा c स्क्वायर, तो यहाँ पर माइनस के अल्फा v स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर यहाँ पर आएगा c स्क्वायर, क्योंकि कंपेयर करने पर वहाँ पर होगा c स्क्वायर, और एक टर्म है माइनस के 2 अल्फा स्क्वायर v माइनस 2c स्क्वायर गामा अल्फा, इस वाले टर्म का उधर कंपोनेंट क्या होगा 0। ओके, टर्म का कंपैरिजन सही हो गया। अब देखिए इक्वेशन नंबर, ये जो कौन सी 18, इसको दे दो 19, इक्वेशन 19, इक्वेशन 20 और इक्वेशन 21। तो इक्वेशन 21 से गामा बराबर गामा, इक्वेशन, अब देखिए समीकरण कौन सी लेते हैं, एक बार ले लेते हैं, कोई सी भी है। समीकरण 21 से अल्फा स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, समीकरण 20 से जोड़ी, ये समीकरण 20 है। तो अल्फा स्क्वायर बराबर ये हो गया, तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ये निकल के आ गया। तो यहाँ से देखिए अल्फा स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, अब यहाँ से क्या कॉमन ले लिया, सी स्क्वायर कॉमन लेते हैं, तो सी स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट गया, यहाँ से अल्फा स्क्वायर बराबर 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो यहाँ से अल्फा बराबर 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये आ गई किसकी वैल्यू, अल्फा की वैल्यू, किसकी आ गई, अल्फा की वैल्यू। तो ठीक इसी प्रकार 2 अल्फा वी स्क्वायर, 2 अल्फा स्क्वायर वी माइनस 2 सी स्क्वायर अल्फा गामा बराबर 0, 2c स्क्वायर अल्फा गामा बराबर 0। तो ये जैसे ही 0 वैल्यू होगी, तो देखो इसको आगे यहाँ से गामा की वैल्यू निकालो, गामा की वैल्यू निकालोगे, गामा की वैल्यू यहाँ से इसको कंपेयर करोगे तो माइनस का अल्फा वी अपॉन सी स्क्वायर, तो ये निकल गई गामा की वैल्यू, इक्वेशन नंबर 22। इक्वेशन नंबर 23, ये गामा की वैल्यू आ गई। ये जो अल्फा किस किस की वैल्यू आ गई हमारे पास, देखिए हमारे पास बीटा बराबर हमने पढ़ा था माइनस के अल्फा वी, और गामा बराबर पढ़ा था डेल्टा, जो गामा की वैल्यू होगी वही डेल्टा की वैल्यू होगी सेम, और बीटा बराबर अल्फा की वैल्यू हमने निकाल ही ली है। तो यहाँ से देखो क्या होता है, अब यहाँ से क्या निकल के आता है, यहाँ से हमारे पास एक समीकरण कैलकुलेट की थी हमने, अल्फा एक्स प्लस बीटा टी, अल्फा एक्स डैश बराबर अल्फा एक्स प्लस बीटा डी, वाई डैश बराबर वाई, जेड डैश बराबर जेड, और टी डैश बराबर गामा एक्स प्लस बीटा टी। तो इनके अंदर अल्फा बीटा गामा और डेल्टा का मान रखने पर हमारे पास लॉरेंज रूपांतरण की 3 इक्वेशंस आएंगी। हाँ, तो हमारे पास लॉरेंज रूपांतरण की 3 इक्वेशंस आएंगी। वो 3 इक्वेशंस कौन सी होंगी, देखिए एक्स डैश बराबर अल्फा एक्स माइनस वी टी, ये हमारे पास पहले ही आ गई थी, लेकिन हमारे पास अल्फा की वैल्यू नहीं थी, तो एक्स डैश बराबर एक्स माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये होता है लॉरेंज रूपांतरण के लिए वाई डैश बराबर वाई, जेड डैश बराबर जेड, और टी डैश बराबर अल्फा टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर, ये होता है लॉरेंज रूपांतरण के लिए समीकरण। तो देखिए लॉरेंज रूपांतरण के लिए समीकरण ये होते हैं। अब हमने 3 समीकरण पढ़े हैं, एक्स डैश बराबर अल्फा एक्स प्लस बीटा टी, अल्फा एक्स तो पहले भी आ गया था, लेकिन अल्फा की वैल्यू नहीं थी, तो अल्फा क्या है, कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू पता की हमने। तो अब देखिए इसके अंदर कुछ केस बनते हैं, 2 केस, वैसे वो केस हमने स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिए, लेकिन उन केसों को अब हम थोड़ा डीपली डिस्कस करते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म में डिस्कस करते हैं। देखिए केस फर्स्ट,
अब केस फर्स्ट क्या होता है, जब v लेस देन c हो तो v अपॉन c लेस देन 1, तो इस कंडीशन में अल्फा बराबर 1 अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर हो तो अल्फा बराबर इज इक्वल टू समथिंग 1 होगा। तो अब हमने तीन इक्वेशन पढ़ी है, कौन कौन सी, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पढ़ी है हमने एक्स डैश बराबर अल्फा एक्स माइनस वी टी, वाई डैश बराबर वाई, जेड डैश बराबर जेड और टी डैश बराबर अल्फा टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। ये इक्वेशंस पढ़ी है हमने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। और गैलीलियो ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ी है एक्स डैश बराबर एक्स माइनस वी टी, वाई डैश बराबर वाई माइनस वी टी, जेड डैश बराबर जेड माइनस वी टी। और ये सब इक्वेशन पढ़ी हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। अब जब अल्फा की वैल्यू यहाँ पर क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, तो अल्फा की वैल्यू अगर यहाँ पर 1 हो गई तो हमारे पास एक्स डैश बराबर एक्स माइनस वी टी प्राप्त होगा, वाई डैश बराबर वाई होगा जो तो गैलीलियन में प्राप्त हो जाएगा। अगर एक्स और वाई और जेड पैरेलल होंगे तो इस कंडीशन में जेड डैश बराबर जेड प्राप्त होगा। अगर पार्टिकल की वेलोसिटी यानी कोई भी कण मूव कर रहा है उसका वेग प्रकाश के वेग से बहुत कम है तो इस स्थिति में लॉरेंस रूपांतरण गैलीलियन रूपांतरण की तरह व्यवहार, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की तरह व्यवहार करेगा। अब एक और चीज आती है यहाँ पे, अब हमारे पास आती है एक्स डैश बराबर अल्फा एक्स माइनस वी टी। ये वी क्या है, निर्देश तंत्र एस डैश का वेग, किसके रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, हमारी रेस्पेक्ट में। एस के रेस्पेक्ट में एस डैश का वेग क्या है, वी, तो एस डैश के रेस्पेक्ट में एस का वेग क्या होगा, माइनस वी, क्या होगा। अगर उधर से गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जनरेट करेंगे तो यहाँ पर एक्स बराबर अल्फा ये हो जाएगा एक्स डैश प्लस वी टी, क्या हो जाएगा, एक्स डैश प्लस वी टी। ये वही कंसेप्ट है सेम, माइनस वी की जगह प्लस वी कर लेंगे। अब देखिएगा लॉरेंस रूपांतरण, ये सारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन थी, थोड़ी हार्ड है, आप नोट्स देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा और वीडियो लेक्चर को देखिएगा। तो देखिए इनके अंदर होता क्या है, लॉरेंस रूपांतरण और गैलीलियन रूपांतरण में फर्क कितना है, जब प्रकाश का वेग इंक्लूड हो किसी पार्टिकल के वेग में, यानी इसका मतलब यह है यदि कोई कण प्रकाश के वेग से गति कर रहा हो तो इस स्थिति में लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हैं उसके निर्देशांक रूपांतरण निकालने के लिए। यदि कोई कण प्रकाश के वेग से गति नहीं कर रहा है तो इस स्थिति में लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का यूज नहीं करते हैं, तब हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हैं। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर समय यानी समय सापेक्ष होता है और समय को भी इंक्लूड करते हैं, जबकि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में केवल स्थिति एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट को इंक्लूड करते हैं। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स वाई जेड और एक टाइम टी, टाइम टी। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, स्पेस और टाइम एक दूसरे से इंटर रिलेट होते हैं, स्पेस और टाइम। तो उसी प्रकार गैलीलियन रूपांतरण में 3 कोऑर्डिनेट होते हैं। अगर यहाँ पे 2 केस पढ़े हैं हमने, पहला है क्या, पहला केस ये है अगर v लेस देन c तब गैलीलियन रूपांतरण की भांति व्यवहार करेगा, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन भी गैलीलियन रूपांतरण की तरह व्यवहार करेगा, वो गैलीलियन रूपांतरण में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसीलिए गैलीलियन रूपांतरण को ना पढ़कर लॉरेंस रूपांतरण को बड़े बेहतरीन ढंग से पढ़ाया जाता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की सारी कमियों को दूर कर देता है। तो ठीक इसी प्रकार अगर कोई निर्देश तंत्र S है, वह निर्देश तंत्र S है और इसके सापेक्षिक निर्देश तंत्र S डैश v वेग से मूव कर रहा है, तो उसके सापेक्ष S डैश के सापेक्ष S माइनस v वेग से मूव करेगा। ये होती है सबसे इंपॉर्टेंट, वही ये केस सेकंड में है, v की जगह माइनस v पुट कर दो, x की जगह x डैश की जगह x, तो इस सिचुएशन में केस सेकंड आ जाएगा। ये था लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। तो ठीक हर लेक्चर की तरह, एवरी लेक्चर की तरह इस लेक्चर के नोट्स भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मिल जाएंगे। आई होप कि आप लोग लेक्चर्स को एंजॉय कर रहे होंगे और
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। और आपके जो भी क्वेश्चंस है, कुछ भी सजेशन है, वो अपने कमेंट बॉक्स में दीजिए।